अच्छा, हम अपनी बात को आगे लेकर चलते हैं आज हमने जो पढ़ना है टॉपिक, इस टॉपिक का नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ख्याल रखिएगा, टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू राइट डाउन द टॉपिक नेम, एंड द टॉपिक नेम इज नोन एज द एक्टिव transport. It is one of the important topics related to this chapter. An examiner normally asks questions related to active transport in paper 1 especially, and sometime in paper 2, not in paper 4 or in ATP paper. So you must remember the process of active transport can be asked in the active transport condition. तो आपको ये जहन में रखना है कि एग्जामिनर ने आपसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हवाले से बातें जो है वो करनी है, पूछनी है, उसको आपने जहन में रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दैट इज वेरी सिंपल। दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। सो इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। Now, the molecules that normally move by active transport are considered as ions, different types of ions, plus number of the solutes. Now these solutes may be considered as the glucose molecule. अब solutes का मतलब है कोई भी chemical substance जो कि water में, ठीक है, डिजोल्व हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आयंस भी वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। सॉल्यूट्स में मैंने ग्लूकोज लिखा है, अमाइनो एसिड लिख रहा हूँ, दीज कैन ऑल्सो डिजोल्व इन द वाटर। So the movement of the molecules, ब्रैकेट में मैंने लिखा है ions plus solutes that are glucose and amino acid from the region of low concentration. That is very important. You have to remember the word low concentration. मतलब जहाँ उनकी मॉलिक्यूल के नंबर कम हैं, टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहां उन मॉलिक्यूल की ऑलरेडी नंबर जो है वो ज्यादा है, राइट। तो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन बाय द हेल्प ऑफ एटीपी एनर्जी। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि व्हेन मॉलिक्यूल्स आर मूविंग from lower concentration to higher concentration, so they need energy, and this energy is being provided by the ATP molecule. तो ATP ने एनर्जी को यूज करना है, और आप उस एनर्जी को जब हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो दिस एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट molecule. So this ATP is an energy compound दैट इज बीइंग हाइड्रोलाइज। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस बात को कि ये जो एटीपी है, दिस एटीपी इज एन एनर्जी मॉलिक्यूल, इट इज एन एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम। अब सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, आप सबको पता है। तो ये जो एटीपी है, दिस एटीपी मॉलिक्यूल, ये एक लिविंग सिस्टम के लिए एनर्जी मॉलिक्यूल है। So this energy molecule when hydrolyzed, means when ATP is hydrolyzed, right? So gives it gives energy. तो ये अपने अंदर मौजूद एनर्जी को रिलीज कर देता है, और ये एनर्जी जो एटीपी की हाइड्रोलाइसिस की वजह से होती है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब है एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, तो ये अपने अंदर मौजूद जो पोटेंशियल एनर्जी है इसे रिलीज करता है हीट एनर्जी के अंदर। मैं यहाँ एक इक्वेशन शो कर रहा हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू हाइड्रोलाइज होगी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी प्लस, यहाँ मैं लिख रहा हूँ पी आई। ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इट विल रिलीज इस एनर्जी
और इधर मैं लिख रहा हूँ एनर्जी। तो जब पी आई अलग हो जाएगी एटीपी से, तो इसके अंदर मौजूद पोटेंशियल एनर्जी ये जो है वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ये बात बेटा कॉन्सेप्ट के तौर पर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, और अगर कोई परेशानी हो तो आपने मुझे इस हवाले से जहन में रखना है कि आपने मुझे यहाँ पर अपना माइक ऑन करके बता देना है कि हमें समझ में नहीं आई, या हमें जो है वो थोड़ा सा और जो है वो डिटेल बता दें इसकी, तो मैं आपको दूसरे वर्ड्स में समझा दूंगा। लेकिन आपको ये जहन में रखना है, energy is a molecule in living system which is present in the form of this ATP। तो ये एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है हर लिविंग सिस्टम में, एनिमल हो, प्लांट हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। जब जब एनिमल सेल को, प्लांट सेल को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी भी किस्म की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस एनर्जी को ये इस मॉलिक्यूल एटीपी के जरिए ऑब्टेन करते हैं। कैसे ऑब्टेन करेंगे? एटीपी को ब्रेक डाउन करते हैं। मैंने यहाँ वर्ड लिखा है हाइड्रोलाइसिस। ये जो वर्ड हाइड्रोलाइसिस है, इसका मैं नीचे इसका मतलब भी लिख देता हूँ। इसका मतलब है ब्रेक डाउन। ठीक है बेटा? तो ये आपने हाइड्रोलाइसिस लिखना है, वर्ड ब्रेक डाउन नहीं लिखना। हाइड्रोलाइसिस जब होगी यानी कि केमिकली ब्रेकडाउन होगा, तो अ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी is destroyed into a molecule of ADP, adenosine diphosphate, and a molecule of inorganic phosphate जिसको PI से शो करते हैं। ये ADP से जब PI सेपरेट होगा तो इसमें मौजूद एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये एरो जो जिगजैग वाला है, ये एनर्जी रिलीज को बता रहा है, और ये एनर्जी हीट की फॉर्म में हमारी बॉडी रिलीज करती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है, अगर ये एनर्जी कोई काम में आ रही है, तो वो काम ये करेगी कि ये मॉलिक्यूल को लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने में हेल्प कर देती है। तो अब आपने ये डेफिनेशन को इस तरह से याद रखना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन बाय द हेल्प ऑफ एटीपी एनर्जी। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो कि आपने बेटा जहन में रखनी है। इस डेफिनेशन के बाद ये जो एटीपी वाला जो कंटेंट लिखा है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। एग्जामिनर आपसे पूछे तो ये आपने नहीं लिखना होता, ख्याल रखिएगा। अब हमने यहाँ जहन में रखना है कि ये जो एग्जाम्पल है, ये क्या है एटीपी, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल को जहन में रखना है कि किस तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर हो रही है, तो वो कौन से प्रोसेसेस हैं जिनके ज़रिए एक लिविंग सिस्टम, एक एनिमल सेल या एक प्लांट सेल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहा होता है। तो पहली एग्जाम्पल जो यहाँ पर आपने जहन में रखनी है अपने बेटा, वो ये है कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एग्जाम्पल थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के साथ कि रूट हेयर सेल्स एब्जॉर्ब nitrate ions from soil। ठीक है बेटा? ये पहली एग्जाम्पल है कि सॉइल में जो नाइट्रेट आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। तो ये नाइट्रेट आयंस अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से प्लांट के जो रूट हेयर सेल्स हैं इनके जरिए रूट में एब्जॉर्ब होते हैं। तो मैंने यहाँ पर टर्म इस्तेमाल की है कि रूट हेयर सेल्स एब्जॉर्ब नाइट्रेट आयंस, और ये नाइट्रेट आयंस की जो एब्जॉर्प्शन हो रही है, ये हो रही है एक्टिवली। ठीक है? ये मैं नाइट्रेट आयंस शो कर रहा हूँ। तो नाइट्रेट आयंस फ्रॉम दी सॉइल इनटू, अब ये सॉइल से कहाँ आएंगे? इनटू रूट सिस्टम। तो एक रूट का, प्लांट की रूट का जो ऑर्गन है, उसने सॉइल से नाइट्रेट आयंस को एब्जॉर्ब करना है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इस ट्रांसपोर्ट के लिए रूट हेयर सेल के पास कुछ खास किस्म की स्पेसिफाइड एडेप्टेशंस होती हैं। उन एडेप्टेशंस को आपने अपने पास जो है वो नोट करके रखना है। मैं वो एडेप्टेशन साथ साथ बता भी रहा हूँ। तो पहली बात, ये रूट हेयर सेल
एब्जॉर्ब करेगा नाइट्रेट आयंस को फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट। अब जरा ये एग्जाम्पल बस आपने याद रखनी है, ये आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अब मैं आपके सामने एक टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं और ये टर्म मैं शो कर रहा हूं एडेप्टेशन, एडेप्टेशन ऑफ रूट हेयर सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने अंदर। 4 मार्क्स का पेपर 2 में एग्जामिनर इसका क्वेश्चन पूछता है, एडेप्टेशंस ऑफ रूट हेयर सेल्स। तो रूट हेयर सेल्स की एडेप्टेशन है टू परफॉर्म टू परफॉर्म देयर फंक्शन। तो अगर कोई रूट हेयर सेल या रूट हेयर सेल अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसके सेल में कुछ खास इंपॉर्टेंट जो है वो एडेप्टेशंस होती हैं। एक मॉडिफाइड या हम कह सकते हैं, या इसको हम कहते हैं कि उसकी ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो चेंजेस होती हैं, उसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात तो हमने एक रूट हेयर सेल को देखना है। तो ये एक रूट हेयर सेल मैं आपके सामने यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। बहुत कॉमन सा ये एग्जामिनर आपको दिखाएगा रूट हेयर सेल। तो ये रूट हेयर सेल की मैंने आपके सामने एक जो है वो फिगर ड्रॉ कर दी है। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर वाला जो पॉइंट है, यानी कि अंदर वाला जो हिस्सा है, उसको मैं शो करता हूँ कलर चेंज करके। ये ब्लैक कलर की सेल वॉल है और ये जो ब्लू कलर की लाइन बना रहा हूँ ये इसकी सेल मेम्ब्रेन को शो कर रही है। फॉर द सेक कि हम इसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर सकें, मैं यहाँ पर कलर चेंज करके आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन शो करेगी सेल मेम्ब्रेन को, और ये रेड ब्लैक वाली लाइन है, ये इसकी सेल वॉल है। तो आपने लेबलिंग के तौर पर भी याद रखना है, ये ब्लू वाली इसकी सेल मेम्ब्रेन है। सही है। अब ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये इसका वैक्यूल है। अब देखें वैक्यूल इसका इस तरह से बना हुआ है। अब क्योंकि ये एडेप्टेड फीचर है वैक्यूल का, तो वैक्यूल भी थोड़ा सा चेंज है। नॉर्मल प्लांट सेल में ऐसे वैक्यूल नहीं बनाया था, तो ये बेटा मैंने अंदर इसका बना दिया है एक बड़ा सा वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर हम देख पढ़ चुके हैं कि सॉल्टेड वाटर होता है जिसको सेल सेप का नाम देते हैं। अब एडेप्टेशन देखें क्या है। पहली ये एडेप्टेशन जो आपको नजर आएगी उसमें यह है कि इसकी रूट हेयर के करीब ये पूरा का पूरा रीजन यहाँ से लेकर और यहाँ तक, जिसको मैं अभी रेड कलर से एक्सटेंशन के शो कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड रूट हेयर। ये इसकी पहली एडेप्टेशन है। ठीक है जी, मैं नीचे लिखता हूँ। अब दूसरी एडेप्टेशन को जरा गौर से देखें। ये वैक्यूल के बाहर सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर इसके पास ये एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको ये नजर आएगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके रूट हेयर के पास काफी बड़ी तादाद में मौजूद हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर, और ज्यादातर ये होते हैं रूट हेयर के पास। तो यहाँ पर वी कैन सी द नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर, जिसे मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का। राइट बेटा, सो दीज आर दी माइटोकॉन्ड्रिया। राइट। अब मैं यहाँ पर इसकी एडेप्टेशन नंबर के साथ शो कर देता हूँ, आपने याद रखनी है। एडेप्टेशन नंबर 1 वो ये है कि जो रूट सेल्स हैं हैव एन हेयरी एक्सटेंशन। तो ये रूट हेयर सेल इसलिए इनको कहते हैं ना, तो ये हैव, दीज रूट सेल्स हैव एन हेयरी एक्सटेंशन। अब इसका नाम आपने बताना है, इसको कहते हैं कॉल्ड रूट हेयर। इस एक्सटेंशन को कहते हैं रूट हेयर। अब इसकी एडेप्टेशन का पर्पस बताना है। दिस इंक्रीजेस, ठीक है, ये जो रूट हेयर है ये इंक्रीज करेगी। अब ये मैं यहाँ वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, पहली दफा वर्ड यूज हो रहा है, सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ रूट सेल। कॉमा लगाकर लिख रहा हूँ, विच इंक्रीजेस, यानी कि जो सरफेस एरिया है ये इंक्रीज करेगा
इसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को। सो ये पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है बेटा, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले दिन मैंने बताया था असेसमेंट ऑब्जेक्ट वन, ये एक टर्म इस्तेमाल की थी मैंने, आप बच्चों को इसको याद रखना है, बार बार जो है वो यूज होती रहेगी। तो आपका ख्याल में ये जो है असेसमेंट ऑब्जेक्ट वन है। असेसमेंट ऑब्जेक्ट वन का मतलब है कोई भी ऐसी हमारे सिलेबस से रिलेटेड बात जो एग्जामिनर ने मेमोरी के तौर पर आपसे पूछनी है, तो ये रट्टा लगाना है, सिंपल वर्ड्स। तो रूट सेल्स हैव एन हेयरी एक्सटेंशन कॉल्ड रूट हेयर। दिस इंक्रीज सरफेस एरिया, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देता हूँ, दिस इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ रूट सेल्स विच इंक्रीज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो पानी के अंदर या सॉइल के अंदर मौजूद जो नाइट्रेट आयंस हैं या जो वाटर की एब्जॉर्प्शन अगर हो रही है, तो वाटर रूट इन हेयर सेल्स जो है वो ऑस्मोसिस के जरिए एब्जॉर्ब करेगा। नाइट्रेट आयंस हैं, ये रूट हेयर सेल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए एब्जॉर्ब करेगा। तो इसको एब्जॉर्प्शन के लिए चाहे ऑस्मोसिस हो या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, तो रूट हेयर सेल्स में ये जो रूट हेयर है ये इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जो कि एफिशिएंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन को मेनी फोल्ड्स तक इंक्रीज कर देते हैं। ये पहला पॉइंट है बेटा जो आपको जहन में रखना है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर साथ साथ लिख रहा हूँ। सेकंड पॉइंट ये है कि जो रूट हेयर सेल है, ठीक है, दिस रूट हेयर सेल्स हैव मैनी माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैं रूट हेयर सेल में, ये नॉर्मल प्लांट सेल के मुकाबले में कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, मोर होते हैं इन देयर नंबर। तो रूट हेयर सेल्स हैव मेनी माइटोकॉन्ड्रिया। अब कॉमा लगा कर लिख रहा हूं, दिस प्रोवाइड, बल्कि ज्यादा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, दीज प्रोवाइड दीज प्रोवाइड, अब देखें यहाँ लिख रहा हूं कंटिन्यूस कंटिन्यूस एटीपी, ठीक है, टू रिलीज। अब ये एटीपी किस काम आती है? टू रिलीज एनर्जी। अब क्योंकि सेल को एनर्जी चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो रूट हेयर सेल के पास ये बहुत सारे जो है वो क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जो कि एटीपी सप्लाई को इंश्योर करने का काम कर रहे होते हैं। तो ये आपने बेटा जहन में रखनी है बात कि एटीपी सप्लाई को इंश्योर करने के लिए ये रूट हेयर सेल कैरी करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ये तो है वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तीसरी जो पॉइंट है वो आपने याद रखनी है कि जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ रूट हेयर, ये है इज वन सेल थिक। तो ये जो है बहुत बहुत ही हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये थिन होती है। तो ये जो थिकनेस ऑफ रूट हेयर है इज वन सेल थिक, इसका क्या होगा कि दिस रिड्यूसेस, ये जो है वो कम कर देती है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स टू मूव आउटसाइड टू इनसाइड सेल, आउटसाइड टू इनसाइड सेल। अब जरा आपने ये पॉइंट समझना भी है। अब ये देखिए बहुत पतली है इसकी जो, इसका जो रूट हेयर सेल का जो एरिया है ये बहुत पतला है, माइक्रोस्कोपिक है। तो ये बड़ी आसानी से बाहर से मॉलिक्यूल अंदर आ सकता है। अब जितना डिस्टेंस कम होगा ना, उतनी मूवमेंट फास्ट हो सकती है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा मीडियम का और सेल का, उतनी ज्यादा टाइम जो है वो लग सकता है। तो ये तीन एडेप्टेशन बेटा आपने याद रखनी है प्लांट सेल के हवाले से। रूट हेयर सेल ने सॉइल से नाइट्रेट आयंस को एब्जॉर्ब करना है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन,
यानी कि सॉइल में नाइट्रेट आयंस की कमी होती है। रूट सेल के पास ऑलरेडी नाइट्रेट आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं, डिस्पाइट द रूट हेयर सेल्स हैव मोर नाइट्रेट आयंस या हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयंस। ये अपने इन्वायरमेंट से नाइट्रेट आयंस को लोअर वाटर पोटेंशियल लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाती है। अब इसके लिए क्योंकि नाइट्रेट आयंस अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं, तो इसको एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी ये रूट हेयर सेल अपने अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी से हाइड्रोलाइज करवाकर एटीपी में कन्वर्ट करवाएगा और नाइट्रेट आयंस सॉइल से रूट हेयर सेल के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल बेटा आप याद रखिएगा प्लांट सेल के हवाले से। एनिमल सेल की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं एनिमल में। तो एनिमल में आपने दो तीन बातें याद रखनी है। एनिमल सिस्टम में यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर वर्ड हो जाएगा, इन एनिमल सिस्टम। एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो विलाय है, मैं यहाँ टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ये है विलाय, VILLI। विलाय एब्जॉर्ब ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। ठीक है जी, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बल्कि इसको पूरा लिख देता हूँ, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड इन ब्लड सिस्टम बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये आपने लाइन याद रखनी है। किसी भी एनिमल में डाइजेशन जब हो जाती है तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन विलाय के एरिया से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ग्लूकोज और अमाइनो एसिड ब्लड सिस्टम में शामिल जो है हो जाते हैं। एग्जाम्पल बेटा आप याद रखिएगा। अब ये जो विली है, VILLI, विली भी पढ़ते हैं इसको, विलाय भी पढ़ते हैं। ये जो है विली, इसके हवाले से एक छोटी सी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टिन है, ये आप अपने 7th की क्लास और 8th की क्लास की साइंस में पढ़ा होगा आपने। ये जो स्मॉल इंटेस्टिन है, इस स्मॉल इंटेस्टिन में एक पार्ट आता है, इसको हम नाम देते हैं इलियम। ठीक है जी, ये ILLIUM, इलियम। दिस इलियम हैज मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो इस विली के अंदर बहुत ही, यानी कि जो विली है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको हम विली कहते हैं, ये जो है मैं यहाँ पर इसकी एक जो है वो डायग्राम का छोटा सा हिस्सा बना देता हूँ। यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम का एक पार्ट है और इसके अंदर इस तरह की ये जो है वो पतली पतली सी उंगलियों जैसी ये एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, ये इलियम की इनर वॉल का मैं यहाँ पर आपको डायग्राम शो कर रहा हूँ। ये जो इस तरह से जिगजैग में बनी हुई लाइनें हैं, इसमें से एक को बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर इस तरह से। ये सिंगल जो बनी हुई है ना, ये इसको हम कहते हैं कि ये है विलस, VILLUS, विलस। ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टिन के इलियम के ये जो है वो यूनिट स्ट्रक्चर हैं। इनकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है स्मॉल इंटेस्टिन का, और ये स्मॉल इंटेस्टिन के इलियम रीजन में मौजूद जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड है, इसे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं ब्लड सिस्टम के अंदर। तो ब्लड सिस्टम में, यानी कि हमारे ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की हाई कॉन्सेंट्रेशन मौजूद होती है। ठीक है, और ये जो अमाइनो एसिड हैं, इन अमाइनो एसिड की हाई कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है जी। अब ये अमाइनो एसिड हीलियम से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ग्लूकोज और अमाइनो एसिड हमारे ब्लड सिस्टम में शामिल हो जाते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। बार बार एग्जामिनर इसको पूछता है, और अगर आपसे एग्जामिनर जनरलाइज बात कर ले तो ये आपने ख्याल रखना है, कोई भी सॉल्यूट
जो अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ है, मूव कर रहा है और एटीपी एनर्जी यूज हो रही है, तो प्रोसेस का नाम एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये चीज बेटा आपने जो है वो ध्यान में रखनी है। कोई बात दिमाग में हो अभी तक तो जो है वो पूछ लें, क्योंकि ये टॉपिक मेरा यहाँ खत्म हुआ है, तो मैं लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया के हवाले से हमने फिर बात करनी है, तो कोई भी आपके दिमाग में बात हो वो जरूर पूछ लीजिएगा। जी, किसी ने कुछ पूछना है? तो मैं अगला, मैं आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू example of active transport. Examiner asked many times, right? So you'll have to remember the example of active transport in plants and example of active transport in animal system. So in plants you must remember, whenever a plant absorb nitrate ions or any kind of solutes or ions from the soil into the root against the concentration gradient, या from lower concentration to higher concentration. So this is an example of the active transport. So the most common thing that examiner asks वो ये है कि जो हमारे पास मौजूद एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरह से रूट से नाइट्रेट आयंस को एब्जॉर्ब करती है। तो आपने सिंपल याद रखना है कि रूट सेल्स एक्टिवली एब्जॉर्ब नाइट्रेट आयंस फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट सिस्टम, और वो सॉइल में मौजूद नाइट्रेट आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन लो है, और जो रूट के अंदर नाइट्रेट आयंस हैं वो ऑलरेडी हायर कॉन्सेंट्रेशन में है। तो आपने ये एग्जाम्पल याद रखनी है, दिस वन, नंबर वन, रूट हेयर सेल्स, sorry, root cells have a hairy extension. Root hair increase surface area of root cells which increase the rate of absorption. ये adaptation number वन है, adaptation number टू है और adaptation number थ्री है, मैंने लिखवाई है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने ये पहली एग्जाम्पल याद रखनी है कि रूट हेयर सेल्स एब्जॉर्ब नाइट्रेट आयंस फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। दूसरी आपने एग्जाम्पल याद रखनी है एनिमल में, कि विलाय एब्जॉर्ब ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड इन द ब्लड सिस्टम बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये दीज टू लाइन्स यू हैव टू रिमेंबर। इन एनिमल सिस्टम, विलाय एब्जॉर्ब ग्लूकोज and amino acid, right, by the active transport. In plant system, root hair cells absorb nitrate ions from the soil into the root system. यहाँ तक क्लियर है बेटा बात? यहाँ तक क्लियर हो गई है? ठीक है, एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं एक मिनट आता हूँ। अच्छा, अब मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ। हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा मैथमेटिकल भी है इन अ वे। टॉपिक नेम इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशियो। अब यहाँ पर इस चैप्टर में ये एक बहुत कॉमन लास्ट टॉपिक के तौर पर यह टॉपिक आता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशियो। ये बेटा आपने दो बातें हैं, दोनों को अंडरस्टैंड करना है, कैलकुलेशन करनी है इसकी, सीखनी है और फिर इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। ऊपर मैंने लिखा था सरफेस एरिया हाई है, जो कि एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा होता है। सबसे पहले तो हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ सरफेस एरिया। अब ख्याल रखिएगा, सरफेस एरिया जो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, इसको हम एस डॉट ए से शो कर देते हैं, सरफेस एरिया। और ये हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ठीक है जी। अब मैथ्स में आप सरफेस एरिया क्यूब का भी पढ़ते हैं, रेक्टेंगल का भी पढ़ते हैं, कोन का भी पढ़ते हैं, सर्किल का भी पढ़ते हैं। यहाँ हमने सरफेस एरिया सिर्फ क्यूब का याद रखना है, जो कि एग्जामिनर आपसे कैलकुलेट भी करवा सकता है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने बात कर रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब की। सबसे पहले तो हम सरफेस एरिया को डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, तो हमें कुछ लाइन डेफिनेशन भी इसके हवाले से जहन में रखनी होती हैं, तो उसका आपने ख्याल रखना है। मैं यहाँ पर सरफेस एरिया के हवाले से लिख रहा हूँ। सरफेस एरिया है ये, जो टोटल एरिया ऑफ अ सेल, ठीक है, एक्सपोज टू एक्सपोज टू इट्स outer environment,
अब इस डेफिनेशन को बेटा आपने याद रखना है। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है टोटल एरिया ऑफ अ सेल एक्सपोज टू इट्स आउटर एनवायरनमेंट। अब ये क्यूब का है, इसका आपने ख्याल रखना है ना। अब सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक क्यूब ड्रॉ कर देता हूँ। इस क्यूब का साइज आपने ध्यान में रखना है। इस क्यूब का जो साइज है वो है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। तो इसकी 1 सेंटीमीटर इसकी जो है वो यहाँ पर एवरी साइड है। क्यूब का क्योंकि ऑल साइड इक्वल होती हैं, तो मैं यहाँ पर इस क्यूब को आपके सामने एक 3D डायग्राम के तौर पर शो करने की कोशिश कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्यूब जो है वो 3D फॉर्म में आपके सामने ड्रॉ हो गया है। अब ख्याल रखिएगा कि जो सरफेस एरिया है वो क्यूब का है, और क्यूब की टोटल सरफेस एरिया में हम ये देखते हैं कि इसकी 6 साइड्स होती हैं। ठीक है ना। बहुत कॉमन इसके एग्जाम्पल, हम जो एक गेम खेलते हैं लूडो, उसका जो डाइस होता है वो एक प्रॉपर क्यूब की फॉर्म में हमें नजर आता है और उसकी 6 साइड्स हमें आसानी से नजर आती है। क्लियर है बेटा। अब मैं सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आपके सामने बात कर रहा हूँ। हाउ डू वी कैलकुलेट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो है सरफेस एरिया का, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ। और उसका क्यूब का सरफेस एरिया याद रखिएगा, ये है 6 × ए पावर, ठीक है, ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला है 6 × ए स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है, क्यूब सरफेस एरिया का है। अब हम इसको लेकर चलते हैं, कैलकुलेट करके करते हैं। अब मैं कहता हूं कि अगर एक क्यूब जो है ऑफ 1 सेंटीमीटर साइज का है फ्रॉम ईच साइज, तो फॉर्मूला के हिसाब से हम लिखते हैं 6 × 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 × 1 स्क्वायर का आएगा 1, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब है जिसकी साइज 1 सेंटीमीटर की थी। क्लियर है। माइक खोलकर बेटा, जिस बच्चे को परेशानी हो वो अपना आंसर बता दे, हाँ या ना में। मैं रिपीट भी कर दूंगा इसको, तो जरा जहन में रखिएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, क्यूब का साइज हमने रखा है 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच साइड। फॉर्मूला है 6 × ए स्क्वायर। 6 को मल्टीप्लाई किया 1 स्क्वायर से, तो 1 स्क्वायर का आ जाता है 1, 6 × 1 तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब जिसका साइज 1 सेंटीमीटर है, उसका सरफेस एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब हम सपोज करते हैं कि 2 सेंटीमीटर क्यूब साइज है फ्रॉम ईच साइज। ठीक है बेटा। क्यूब साइज जो है वो कितना रखा है, तो हमने 2 सेंटीमीटर रखा है। मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ 6 × 2 तो 2 पावर 2 हो गया 4, और 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया जी कितना, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर एक क्यूब उसका सरफेस एरिया 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच साइड हो, तो उसका टोटल सरफेस एरिया बन जाता है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इन दोनों क्यूब्स की साइज में आप फर्क देख लें, 1 सेंटीमीटर का फर्क आया है। पहला क्यूब जो था बेटा वो था 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच साइज। दूसरा क्यूब जो मैं बना रहा हूँ, उस क्यूब का जो एरिया है वो 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच साइड है। और इसकी हमने जब सरफेस एरिया की वॉल्यूम रेशो, सॉरी सरफेस एरिया की जब कैलकुलेशन की है, तो हमें कैलकुलेशन पता चल रही है कि इसका सरफेस एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह हमें ये बता रहा है कि जितना क्यूब साइज बड़ा होगा उतना सरफेस एरिया भी इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ तक बेटा बात क्लियर है। अब मैं इस क्यूब का साइज जो है वो कर रहा हूँ 4 सेंटीमीटर का फ्रॉम ईच साइज। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 6 × 4 पावर 2। तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का स्क्वायर निकालते हैं तो वो हो जाता है 16, और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा, कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्जाम में, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं बेटा।
तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर मोबाइल पे खोल के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा 6 मल्टीप्लाई बाय 16। आंसर इसका बेटा आ रहा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक क्यूब है जिसका साइज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच साइज है, तो इसका सरफेस टोटल सरफेस एरिया आ रहा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक बेटा समझ में आ रही है बात? अभी तक हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे क्यूब का साइज बढ़ेगा ऐसे ऐसे उसका सरफेस एरिया भी, टोटल सरफेस एरिया भी इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? आपका मुझे हाँ या ना में आंसर सुनना है बेटा, तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ा सकूँ। यहाँ तक ठीक है? बाकी बच्चे भी अगर कोई हो। अब मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ उसके साथ साथ थोड़ा सा कलर चेंज करके, अब मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम रेशो। ठीक है बेटा? अब नेक्स्ट जो है सरफेस एरिया तो हमें पता चल गया, जिस क्यूब का साइज सबसे बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया भी सबसे बड़ा होगा। अब हम सेकेंड वर्ड यूज कर रहे हैं वो है वॉल्यूम रेशो। अब वॉल्यूम रेशो सरफेस एरिया के कंपैरिजन में हमने करना है। इसका फॉर्मूला है लेंथ इनटू हाइट इनटू विड्थ। क्यूब का वॉल्यूम रेशो जब निकालेंगे तो उसकी क्यूब की लेंथ को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसकी हाइट को हम उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 सेंटीमीटर जो था क्यूब था, उसको हम सरफेस एरिया निकाला था हमने उसका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसका वॉल्यूम रेशो निकालते हैं तो लेंथ भी है 1, हाइट भी है 1 और विड्थ भी है 1। तो इस सब को मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम रेशो इसका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो सरफेस एरिया है 6 और वॉल्यूम है 1। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो हमें फाइंड होता है वो होता है 6:1 का। इसमें 6 सरफेस एरिया है और 1 इसका वॉल्यूम है। सही है बेटा? तो रेशो आ रहा है 6:1। अब हम 2 सेंटीमीटर वाले जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया बताते हैं कितना है, तो उसका सरफेस एरिया है 24। अब हम उसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए मैं लिखूंगा 2 उसकी लेंथ है, मल्टीप्लाई 2 ही उसकी हाइट है, मल्टीप्लाई 2 ही उसकी विड्थ है। सॉरी, 2 इसकी हाइट है और 2 ही उसकी विड्थ है। मैं यहाँ पर 2 लिखना है मुझे, यहाँ पर लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 को मल्टीप्लाई करें 4 4 होगा 8, तो 8 इसका हो गया वॉल्यूम रेशो। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो वो हो गया 24:8। अब देखें ये दोनों नंबर एक दूसरे से डिविजिबल हैं, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो नहीं है। इसका रेशो निकालते हैं हम, तो इसका रेशो आ जाएगा 3:1। ये सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है एक ऐसे क्यूब का जिसका ईच साइज 2 सेंटीमीटर का था। ठीक है? अब हम ये 4 सेंटीमीटर वाला जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो फाइंड करते हैं। तो सरफेस एरिया हमें पता है इसका 96 है। वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करें बेटा, इसको 4 इंटू 4 करें। 4 4 16 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? जी, कैलकुलेटर खोल लेता हूँ मैं और यहाँ पर मैंने लिखा 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स हो गया ये 64। 64। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो एक क्यूब का जिसका साइज 4 सेंटीमीटर है उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो आया है 96:64। अब ये बेटा सिंपल फॉर्म ऑफ रेशो नहीं है, डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमने इसको डिवाइड करना है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूँ। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 48/32 हो जाता है। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये हो जाएगा 24/16। अभी भी ये डिवाइड हो सकता है, तो ये हो जाएगा बेटा 12/8। अभी भी ये डिवाइड हो सकता है, तो ये हो जाएगा 6/4। अभी भी ये डिवाइड हो जाएगा। जी बेटा, क्योंकि सरफेस एरिया रेशो जब निकालेंगे ना तो रेशो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता और हमें नंबर जो है ना वो राउंड नंबर में चाहिए। इसका आंसर हमें जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं चाहिए। तो इसका जो सिंपलेस्ट रेशो आ रहा है वो आ रहा है 6:4। बल्कि कट सकता है ना, हाँ कट सकता है, ये 3:2 बन जाएगा। तो इसका जो सिंपलेस्ट रेशो आ रहा है वो रेशो आ रहा है 3:2।
रेशो और 2 पे। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो आ रहा है 3:2। अब जरा फाइनल में वर्डिक्ट दे रहा हूँ। जो क्यूब साइज में सबसे छोटी है उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो सबसे ज्यादा है। जो क्यूब साइज में सबसे ज्यादा बड़ी है उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो सबसे छोटा है। अपनी बात को बेटा ये फिर रिपीट कर रहा हूँ। जिस क्यूब का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा कम था उस क्यूब का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो सबसे ज्यादा है। ये सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है, याद रखिएगा। तो अब हम ये बात कर सकते हैं कि एक क्यूब में, मैं यहाँ पर आखिरी बात लिख रहा हूँ कि स्मॉलर द साइज ऑफ क्यूब, एक क्यूब का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा ग्रेटर ग्रेटर द सरफेस एरिया, greater the surface area to वॉल्यूम रेशो। इस बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है आखिर में, स्मॉलर द साइज ऑफ क्यूब ग्रेटर द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। यानी कि इस क्यूब जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का एरिया है, इस क्यूब के पास एब्जॉर्प्शन करने की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, यानी कि ये हाईएस्ट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कर सकता है। इसका रीजन हम ये देंगे कि इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ये जो है वो सबसे ज्यादा है। क्लियर हो रही है बात बेटा? मेरी बात क्लियर हो रही है? अभी मेरे पास जो 4 बच्चे बैठे हुए हैं, ये चारों बच्चों के सामने ये पूरा सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशो की कैलकुलेशन साथ साथ लिखी हुई है। इसको आप आराम से देखें। जिस क्यूब का साइज सबसे ज़्यादा छोटा होगा उस क्यूब का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो 6:1 है। जो 2 सेंटीमीटर वाला क्यूब है उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो 3:1 है। और जो 4 सेंटीमीटर वाला क्यूब है उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो 3:2 है। अगर आप इसको सिंपल नंबर में कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो सबसे बड़े क्यूब का सरफेस एरिया का नंबर सबसे कम आएगा वॉल्यूम रेशो की वजह से। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। कैलकुलेशन भी याद रखनी है, किस तरह से कैलकुलेशन होती है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो को जब आप कैलकुलेट करेंगे, पहले सरफेस एरिया कैलकुलेट होगा। फॉर्मूला है इसका 6 मल्टीप्लाई a⁴, ए का मतलब है एरिया, जितना एरिया है उसका स्क्वायर निकालिए। और वॉल्यूम रेशो के लिए फिर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। जो आपका एरिया है, क्योंकि सारे साइड इक्वल होते हैं तो इन सब नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा। सरफेस एरिया और वॉल्यूम को आपस में डिवाइड करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ जाएंगे रेशो की, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कैलकुलेशन में कितना आ रहा है। यहाँ तक बेटा आज का मेरा काम भी खत्म हो गया है। कोई बात पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा आप लोग। जी बेटा, किसी ने कोई बात पूछनी हो तो पूछ ले।